क्या हो अगर आपका बैंक फेल हो जाए। हाल ही में जो इंडसइंड बैंक के साथ हुआ वो डिपॉजिटर्स के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। क्या आपका पैसा बैंकों में सेफ है? आरबीआई के स्टेटमेंट के अनुसार जी हाँ, आपका पैसा बिल्कुल सेफ है और उसमें कोई रिस्क नहीं है। छोटे डिपॉजिटर्स का पैसा DICGC स्कीम के तहत सिक्योर है या फिर इंश्योर्ड है। DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के तहत आता है। क्या सच में आपका पैसा सेफ है? जानेंगे सब कुछ और भी बहुत कुछ मेक इन्वेस्टमेंट इजी के मेरे YouTube चैनल पर, जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को इजी किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो को हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लेकर चलेंगे, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और उनके जवाब मैं खुद दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्या डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के तहत DICGC पे करने के लिए बाध्य है? आरबीआई की इस स्कीम के तहत प्रोटेक्शन मिलता है अप टू 5 लाख इन बैंक्स। DICGC कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में वर्क करता है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि बैंक का लिक्विडिफिकेशन हो रहा हो या पूरी तरह से बैंक बंद हो रहा हो। ऐसी कंडीशन में DICGC की जिम्मेदारी बनती है कि हर एक इंडिविजुअल का पैसा उसको वापस लौटाया जाए विद इन 2 मंथ ऑफ पीरियड्स। जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर या फिर बैंक की तरफ से कोई लिस्ट जारी कर दी जाती है तो उसके 2 मंथ के भीतर आपका पैसा आपको लौटा दिया जाएगा। यदि बैंक का मर्जर हो रहा है या फिर बैंक का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, इस कंडीशन में भी DICGC आपको पैसा लौटाएगा, क्योंकि जो पैसा आपको न्यू अरेंजमेंट के अंदर मिलता है या तो वो या फिर 5 लाख, इनमें से जो भी मिनिमम होगा वो पैसा आपको DICGC लौटाता है। एक और महत्वपूर्ण कंडीशन, यदि आरबीआई किसी बैंक के ऊपर विड्रॉल से रोक लगा दे या फिर उनके डायरेक्टर को फर्दर इंस्ट्रक्शन तक मना कर दे, तो भी DICGC आपका पैसा लौटाएगा, लेकिन इसकी लिमिट 5 लाख तक ही है। ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इस स्कीम के तहत आखिर क्या क्या कवर्ड है? इस स्कीम में आपका सेविंग अकाउंट, आपका करंट अकाउंट, आपका फिक्स डिपॉजिट, आपका रिकरिंग डिपॉजिट, FCNR अकाउंट, NRE अकाउंट और NRO अकाउंट का पैसा सेफ है। FCNR अकाउंट मीन्स फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट, NRO मीन्स नॉन रेजिडेंट ओरिजिन, NRE मीन्स नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। अब बात आती है यहाँ पर कि ऐसा कौन सा पैसा है जो सेफ नहीं है या फिर इंश्योर्ड नहीं है। तो यहाँ पर निकल के आता है इंडियन गवर्नमेंट का खुद का पैसा और स्टेट गवर्नमेंट का खुद का पैसा, या फिर कोई डिपॉजिट आउटसाइड से आया हो इंडिया के अंदर वो पैसा, या फिर कोई ऐसा फंड जो आरबीआई ने एग्जेम्प्ट कर रखा है वो पैसा इस स्कीम के तहत इंश्योर्ड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3, अब सवाल उठता है, क्या 5 लाख का इंश्योरेंस सफिशिएंट है हमारे डिपॉजिट के लिए? इन मोस्ट केसेस में 5 लाख का इंश्योरेंस सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि भारत देश में आज भी लोग अपने रिटायरमेंट का फंड बैंकों में रखते हैं, इमरजेंसी फंड बैंकों में रखते हैं और बच्चों की एजुकेशन का फंड भी बैंकों में रखते हैं। क्योंकि हम हाल ही में बैंकों से जुड़े हैं और आज भी हमारे भारत देश में कई लोग तो ऐसे हैं जो बैंकों से अब तक नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उस कंडीशन की तरफ पहुंच रहे हैं जहां ज्यादातर लोग बैंकों से जुड़े हुए होंगे। इंडसइंड बैंक का पैसा सिक्योर है, सेफ है। आरबीआई ने ऐसा एश्योरेंस दिया है। एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कॉर्पोरेटिव बैंक में, जिसमें आरबीआई ने इम्पोज किया था मोरेटोरियम। मोरेटोरियम का मतलब है कि एक्सटेंड कर देना विड्रॉल से, या फिर इस पीरियड को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना, और फ्रीज कर दिया था लोगों का पैसा विड्रॉल करने से। इसलिए एडवाइस किया जाता है किसी भी सिंगल एक सेविंग अकाउंट में अपना पैसा नहीं रखना चाहिए। आपको यहाँ पर भी 2-3 बैंकों में अपना पैसा डाइवर्स कर देना चाहिए। जैसे स्टॉक मार्केट में हम डाइवर्सिफिकेशन को समझते हैं, उसी प्रकार से बैंकों में भी कर देना चाहिए। ज्यादा सिक्योर और ज्यादा सेफ रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, अब सवाल उठता है उस पैसे का क्या जो डिपॉजिट है 5 लाख से अबव, क्या उसको भी कवर मिलता है? इसको हम ऐसे समझेंगे, करंटली बैंक डिपॉजिट
5 लाख पर पर्सन पर बैंक इंडिविजुअल के लिए है। कवरेज को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप अलग अलग बैंकों में खाता खुलवा सकते हैं। और भी डिफरेंट तरीके हैं जिन तरीकों के तहत आप अपने पैसे को सिक्योर कर सकते हैं डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में डालकर, जैसे कि डिफरेंट ओनरशिप। अगर आपका कोई बिजनेस अकाउंट है तो उसके थ्रू आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपका खुद का पर्सनल अकाउंट हो जाता है, आप एज ए ट्रस्टी एज ए गार्जियन खुलवा सकते हैं, और या फिर आप जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। जॉइंट अकाउंट का बेनिफिट ये होता है, अगर हस्बैंड वाइफ एक अकाउंट खुलवाते हैं और हस्बैंड फर्स्ट ओनर है तो उसका 5 लाख का इंश्योरेंस रहेगा, और इसी प्रकार से हस्बैंड और वाइफ सेकंड अकाउंट खुलवाते हैं और वाइफ फर्स्ट ओनर है तो इंडिविजुअली दोनों अकाउंट में 5-5 लाख का इंश्योरेंस रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, अब सवाल उठता है, क्या DICGC डिनाई कर सकता है आपका पैसा देने में? जी हाँ, बिल्कुल डिनाई कर सकता है। यदि बैंक विद इन 45 डेज के अंदर कस्टमर्स की लिस्ट नहीं भेजता है जिनको पेमेंट होनी है, तो वो फर्दर एक्सटेंड कर सकता है या फिर डिनाई कर सकता है। डिपॉजिटर्स को ऐसे केस में वेट करना पड़ता है और ये चीज लंबे प्रोसेस के दौरान गुजरती है। जो सेटलमेंट DICGC के अंदर नहीं आते उनमें भी वो मना कर सकता है, जैसे इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस या फिर इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट क्लेम सेटलमेंट की इंफॉर्मेशन आती है DICGC के पास तो भी वो डिनाई कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या इंडिया में बैंक फेलियर का एक पैटर्न सा बनता जा रहा है? हाल ही में कुछ सालों पहले इंडिया के सेवरल बैंक्स, बहुत सारे बैंकों ने फाइनेंशियल स्ट्रेस, टेम्परेरी मोरेटोरियम और मर्जर जैसी स्थिति को देखा है। यस बैंक 2020 में सीवियरली लिक्विडिटी क्राइसिस से गुजरा था ड्यू टू हाई NPA। तब कंसोर्टियम फैसिलिटी के तहत SBI उसमें लीड बैंक बनकर आया और उसको उभारने की कोशिश की जा रही है, और 5 साल हो गए हैं, अभी तक यस बैंक का स्टॉक वही 20 से 25 रुपए पे घूम रहा है। तो क्या बैंक को रिस्ट्रक्चर करना इतना टफ है? हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट उस बैंक से उठ जाता है और उसके बाद लोग कभी भी उस बैंक में खाता नहीं खुलवाते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है और ट्रस्ट के बाद लोग अपना अकाउंट खुलवाने लग जाते हैं। यहां मैंने एक वर्ड यूज किया, कंसोर्टियम। कंसोर्टियम क्या होता है? कंसोर्टियम को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे यस बैंक डूबा था तो यस बैंक डूबा तो यस बैंक को चाहिए था पैसा, क्योंकि यस बैंक के असेट थे हाई NPAs, तो यस बैंक लैंडिंग नहीं कर सकता था। अब होता यह है, ऐसी स्थिति में अकेला एक SBI बैंक रिस्क नहीं लेगा, तो उसमें होता यह है कि बहुत सारे बैंक आते हैं और कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं और उस बैंक को दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा बैंक होता है वो कहलाता है लीडिंग बैंक, और लीडिंग बैंक कंसोर्टियम में SBI था यस बैंक के केस में। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कंसोर्टियम क्या होता है। सिमिलरली हाल ही में पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन बैंक कोलैप्स हुआ ड्यू टू इलीगल लैंडिंग एक्टिविटीज। PMC के बैंक का फेलियर, यस बैंक का फेलियर, और अभी इंडसइंड बैंक में जो अप्रत्याशित घटना घटी उसका होना डिपॉजिटर के लिए एक कंसर्न का विषय बना हुआ है। भारत में टोटल 289.9 करोड़ अकाउंट्स हैं। इनमें वो सारे अकाउंट्स आते हैं, जैसे किसी इंडिविजुअल ने 2 या 3 अकाउंट खोल रखे हैं या फिर किसी इंडिविजुअल ने सिंगल अकाउंट खोल रखा है। और डेटा बताता है कि काफी ज्यादा डिपॉजिट जो सिक्योर नहीं है। DICGC की वेबसाइट पर लिखा हुआ है 1,98,753 करोड़ डिपॉजिट्स इंश्योर्ड फंड के तहत आता है, और 2023-24 में लगभग 1432 करोड़ क्लेम सेटल हुआ था, और 289.9 करोड़ में से लगभग 2.2% अकाउंट्स इस स्कीम के तहत पार्शियली सिक्योर्ड हैं। 218 लाख करोड़ रुपीस इस स्कीम में टोटल डिपॉजिट 218 लाख करोड़ में से 43.1% डिपॉजिट प्रोटेक्टेड है, और
रादर 56.9% डिपॉजिट प्रोटेक्टेड नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो अगर सारे बैंक फेल हो जाएं तो गवर्नमेंट कहां से पैसा लाएगी? बट जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे बैंक काफी मजबूत बनते जा रहे हैं, क्योंकि उनको मर्ज किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति आ पाना संभव नहीं है। लेकिन फॉर द सिक्योरिटी आप एक काम कर सकते हैं कि 2 से 3 अकाउंट में आप पैसा रख सकते हैं। और यदि अगर आप 5 लाख से ज़्यादा पैसा रखते हैं तो प्लीज़ आप 2 से 3 अकाउंट ज़रूर खुलवा लें, क्योंकि 5 लाख तक ही DICGC हमें सिक्योर या फिर एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है हमारे वीडियो आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए या फिर मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज पुष्पिन साइनिंग ऑफ। हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।